स्कूल शिक्षा विभाग का एक रिक्वेस्ट आया था, आज उनका एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है। Very warm good afternoon to all the dignitaries present over here. Before my presentation, I would like to invite our Assistant Director of Samagra Shiksha Chhattisgarh, Dr. M. Sudesh. A huge round of applause for our Assistant Director, respected Dr. M. Sudesh sir. Welcome sir. So basically why I am here? You all were thinking why she is here. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो समग्र शिक्षा का स्टॉल लगा है, कल से जितने भी टीचर्स, जितने भी एजुकेटर्स हमारे स्टॉल पर आए और जब हमने उनसे बात की परख के बारे में, परख एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आने वाले 2 महीनों में नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है, और जब हमने उनसे पूछा इस एग्ज़ाम के बारे में तो 99% टीचर्स, एजुकेटर्स ने कहा, मैम भी बैठी है, सबने कहा कि हमको इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे आपने सुना होगा, NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एग्ज़ाम होता आया है, हर 3 साल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है नेशनल लेवल पर, और वही एग्ज़ाम अब इसका नाम रख दिया गया है परख। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एग्ज़ाम का नाम रख दिया गया है परख। तो परख अभी जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल पर वो कंडक्ट होने वाला है दिसंबर के महीने में, जिसमें 49% स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के रहेंगे। तो जब 49% स्टूडेंट्स हमारे प्राइवेट स्कूल्स के रहेंगे और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, एजुकेटर्स इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयर नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा। हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर एक यहाँ पर जो आउटकम है वो छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा हो, और इसी के लिए मैं इसके बारे में एक अवेयरनेस जो सेशन है वो यहाँ पर हम परख का रख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको परख, और मैं चाहूँगी कि इसको शुरू करने से पहले इसका एक पूरा जो एक ओवरव्यू है, हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर सर है वो रख चलिए। तो नाम देख पा रहे होंगे आप, परख, यहाँ पर परख का फुल फॉर्म दिया हुआ है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब बच्चे के परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसका रिव्यू किया जाएगा और एक एनालिसिस किया जाएगा कि हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं उनका लर्निंग लेवल क्या है। और यदि मैं प्रीवियस NAS एग्ज़ाम के रिजल्ट की बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ का रैंक क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमारे छत्तीसगढ़ का जो रैंक था 2021 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, आपको क्या लगता है कौन से रैंक पे रहा? टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 10 मैम का, और कोई सर आपको क्या लगता है? 30 के। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में छत्तीसगढ़ सेकेंड लास्ट पोजीशन पर था, नीचे से दूसरे नंबर पर। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक अवेयरनेस प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर्स, एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस है इस एग्ज़ाम को लेकर। ये एग्ज़ाम कौन कौन से क्लासेस के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। 10 मिनट का हमें समय मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि NCERT से ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेटिंग नॉर्म, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट असेसमेंट। अब यदि मैं बात करूँ इसके मेजर एरियाज़ कौन कौन से हैं परख के, तो ये 4 उसके मेजर एरियाज़ हैं, और ये इसके पूरे डिटेल्स हैं जो मेजर एरियाज़ हैं इसके। यहाँ पर हमें जो फोकस करना है बच्चों के साथ, सबसे पहले बताना चाहूँगी कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये है। क्लास
6 एंड क्लास 9। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा ढांचा बना है वो 4 उसको बांटा गया है, 5+3+3+4। उस ढांचे के अनुसार यहाँ पर जो परख का एग्जाम होगा वह क्लास 3 के बच्चों के लिए होगा, यानी जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको पार करने के बाद क्लास 3 में बच्चे का ये एग्जाम होगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स है वो कौन कौन से क्लास के रहेंगे। क्लास 5 के 6 के बच्चों के लिए क्लास 3, 4 और 5। क्लास 3 के बच्चों के लिए क्लास 1 और 2 के कॉन्सेप्ट्स। क्लास 3, 6 एंड 9। क्लास 9 के लिए क्लास 6, 7 और 8 के जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। अब जो क्वेश्चंस है, अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, जो 6 लेवल्स है उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार जो नीचे के जो 3 लेवल्स है ना उसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लेवल्स माना गया, और जो ऊपर के 3 लेवल है उसको हॉट्स माना गया, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड लेवल्स। तो अब यहाँ पर जो परख में जो क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाएंगे वो हॉट्स से रिलेटेड होंगे, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे स्कूल्स के क्लास 3, 6 और 9 के बच्चे क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के केपेबल है क्या हम उनके साथ क्लासरूम में इस तरह की पेडागोजी अपनाते हैं कि बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। क्या हमारे टीचर्स इसकी प्रैक्टिस अपने क्लासरूम में करते हैं कि बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग की ओर, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप कर पाते हैं क्या। यहाँ पर ये सोचने का मुद्दा है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है इसको डेवलप करने में जो ये जो 3 मेन जो फैक्टर्स हैं, एक तो है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और सिंथेसाइजिंग। इन तीनों स्किल्स को बच्चे के अंदर हम कैसे डेवलप करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएं जिससे हायर ऑर्डर थिंकिंग जो स्किल है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हिंदी का NAS का मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, उसमें कैसा क्वेश्चन था, एक अनुच्छेद दे दिया गया था पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ से आंसर देना था बच्चे को। अब उस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा था कि मोनिका को हरे रंग की फ्रॉक पसंद है। अब क्वेश्चन क्या था, मोनिका को कौन से रंग की फ्रॉक पसंद है, और आपको पता है ऑप्शंस क्या क्या थे। उसमें हरा कहीं भी ऑप्शन नहीं था। उसमें ऑप्शन था कबूतर के रंग की, कोयल के रंग की, मोर के रंग की कि तोते की रंग की। अगर बच्चा उस अनुच्छेद को पढ़कर यदि वो केवल वर्ड्स को मैच करके वहाँ पर आंसर ढूंढ रहा होगा तो वो कभी आंसर नहीं कर पाएगा कि इसका आंसर तो हरा है जो ऑप्शन में दिया ही नहीं। जब तक उसका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होगा, बच्चा ऐसे आंसर्स नहीं दे पाएगा। ऐसे ही यदि हम रेनबो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर हम बच्चों को बोले रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो हम ये देखेंगे बच्चा फटाक से बोलता है 7, क्योंकि वो बचपन से सुनते आए अपनी माँ से, दोस्तों से कि वो रेनबो देखा 7 कलर्स है उसमें। तो हम यदि डायरेक्ट उसको एक क्वेश्चन देते हैं कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, तो वो 7 बोल देगा। लेकिन यदि हम उस क्वेश्चन को इस तरह से बताएं कि क्या रेनबो में काला रंग भी होता है, क्या रेनबो में काला रंग भी होता है, तो बच्चा क्या करेगा, वो रेनबो के कलर्स को रिकॉल करेगा। जब तक उसको ये नहीं पता कि रेनबो के 7 कलर्स क्या होते हैं, वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। तो थोड़ी सी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को लेकर हमारे टीचर्स में भी डेवलप करने की आवश्यकता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने एक एक्सरसाइज की है कल स्टॉल में, हमने कॉपी रखा था वहाँ पर रजिस्टर, और हमने टीचर्स को बोला कि आप कोई भी लेवल क्लास 3 या क्लास 6 या क्लास 9 के इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट का हायर ऑर्डर थिंकिंग के आप 2 प्रश्न लिखो, और कॉपी मेरे पास है, नाम नंबर सब है, वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे, एक मैम ने लिखा था कौन से ऑर्गन से हम ब्रीथ करते हैं, क्या ये हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो हमको ये लगा उस एक्सरसाइज से
कि टीचर्स के साथ हमको बातचीत करने की ज़रूरत है। आपको एक एग्जांपल दूंगी, जो 3 इडियट्स मूवी था, उसमें जब आमिर खान की रैगिंग के लिए वो आता है सीनियर, और वो दरवाजे को अपना बंद कर लेता है, तो वो बोलता है कि जल्दी खोल, मैं गिन रहा हूँ, दरवाज़ा तोड़ दूंगा नहीं। उसने क्या किया, उसने स्कूल में पढ़ा था दैट सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसने क्या किया, दरवाजे के नीचे एक स्पून रख दिया, स्पून को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, और जब उसका सीनियर वहाँ पर दरवाजे के पास आकर वो बोला जल्दी खोल नहीं तो मैं यहाँ पेशाब कर दूँगा, और जब वो वहाँ पर आया, यूरिन किया, तो वो सॉल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको वहाँ पर करंट का झटका लग जाता। तो मैं ये नहीं कह रही बच्चे ऐसी बदमाशी करें, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वहाँ पर जो उसका डेवलप हुआ है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसने पढ़ा था, रटा नहीं था कि सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हम अपने बच्चों को जो लर्निंग आउटकम्स एनसीईआरटी ने दिए हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं? क्या यदि मुझे पेरीमीटर और एरिया बहुत अच्छे से आता है, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए मैं सॉल्व कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर कितने टाइल्स लगेंगे ये अगर मैं नहीं बता पा रही, तो वहाँ पर मैं सोचूंगी कि थोड़ी सी हम टीचर्स को मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। सही कह रही हूँ ना? क्योंकि हम जब किसी कमरे में कितने टाइल्स लगने हैं, हम किसको बुलाते हैं? मिस्त्री को बुलाते हैं, जो शायद हमसे बहुत कम पढ़ा लिखा। तो व्हाई डोंट वी यूज अवर लर्निंग आउटकम्स, अवर स्किल्स देयर? तो शायद हमने सिर्फ रटा था, या शायद हमसे बुक के क्वेश्चन से सॉल्व कराते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने टीचिंग पेडागोजी में चेंजेस लाने की जरूरत है। क्यों? छत्तीसगढ़ को हम बहुत ऊपर देखना, केवल छत्तीसगढ़ को नहीं, अपने स्कूल को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने ब्लॉक को ऊपर देखना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्वेश्चंस, स्किल्स डेवलप करने के लिए अपने टीचर्स को भी कहें। वो जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो बच्चों के साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो इस पर हम स्टेट से भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। समग्र शिक्षा में सर के गाइडेंस में हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स बनाए हैं। तो यदि आपको लगता है कि वो टेस्ट पेपर्स हम आपको अवेलेबल करा दें और अपने बच्चों के साथ आप उसका अभ्यास करा पाए, तो यहाँ पर मैं, ये आप देख पा रहे होंगे, लॉर्ड्स टू हॉर्ड्स, ये जो नीचे के 3 है स्किल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, हम सिर्फ इसी पे काम करते हैं, और हम क्या ऊपर के जो स्किल है उसको छोड़ देते हैं। और नई शिक्षा नीति के आने के बाद नई शिक्षा नीति कह रहा है कि बच्चों को 21वीं सदी के लायक बनाइए, ग्लोबल सिटीजन बनाइए। हमारा बच्चा बिहार जाके भी काम नहीं कर पा रहा, उसको काम नहीं मिल रहा, तो हम तो अमेरिका का सोच ही नहीं सकते। तो हमारा बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन कब बनेगा? जब हम उनके अंदर 6C डेवलप कर पाएंगे, और 6C डेवलप करना है तो हमें इन सभी लेवल्स पर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कुछ कि हॉट्स बनाने के लिए आप किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग लेवल को छोड़कर मुझे लगता है उससे ज़्यादा पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को फोकस करिए और ये देखिए कि बच्चा कौन से लेवल में आया है। कॉन्सेप्ट सीख जाने से ही बस बच्चा परख के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका जो लेवल है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि बच्चा कौन से लेवल में है। अब बाहर तो हमने एक्सरसाइज किया था, तो जी अच्छा, तो हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज कराने वाले थे हॉट्स का, लेकिन सर मुझे टाइम दिखा रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर एक मैं चैलेंज जो बहुत बड़ा आता है OMR शीट्स का। बच्चों को OMR शीट्स भरने की आदत नहीं होती, हम अभ्यास नहीं करा पाते। तो ये OMR शीट्स भरवाने का अभ्यास बच्चों को ज़रूर कराएं। साथ में बच्चा भर तो नहीं पाता है, साथ में इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 25% या 40% बच्चे प्रश्न छोड़ के आते हैं। तो ये जब तक हम स्कूल में इसका अभ्यास बच्चों को नहीं कराएंगे तो शायद वहाँ पर बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। तो बस मैं यही चाहूँगी OMR शीट्स पर जो है वो काम हो हमारे स्कूलों में। ये जो चैलेंजेस हैं OMR शीट्स भरने के, निगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, साथ ही में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस
और अपनी जो क्लासरूम पेडागोजी है उसको चेंज करें। स्पून फीडिंग मत करिए बच्चे। हमारा एनईपी कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, हमारा एनईपी कह रहा है कि आप स्पून फीडिंग छोड़ दीजिए। जितना इंटरेक्टिव वे में आप बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को मजा। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ मैं अपना टाइम जो है यहाँ पर वो कर रही हूँ। एक लास्ट एग्जाम्पल हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का। आप अगर बच्चे से पूछ रहे हैं, अगर आपने सॉइल पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, आप बच्चे से प्रश्न कीजिए, विच टाइप ऑफ सॉइल यू विल यूज टू मेक अर्थन पॉट्स। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल यू विल यूज टू मेक अर्थन पॉट्स। अगर वो पता है उसको सॉइल की प्रॉपर्टीज, वो उस सॉइल को खोजेगा, ऐसा सॉइल जो पानी को बांध के रख सके। ऐसे कौन से सॉइल में प्रॉपर्टी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कीजिए। जब आप इस तरह से अभ्यास कराएंगे बच्चों का, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही आश्वस्त होकर बोल रही हूँ हमारे आदरणीय सर की तरफ से भी कि हमारा जो इस बर्फ का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे एक चैनल का QR कोड दिख रहा है, ये प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए चैनल बनाया गया है समग्र शिक्षा से। इसको स्कैन कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, और इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको जितने भी मॉक टेस्ट के पेपर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा आप ले लीजिए। एक व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है और एक टेलीग्राम चैनल का है, तो कृपया अपने साथियों से भी इस QR कोड को ज़रूर शेयर करें। हमने जो मेहनत की है टेस्ट पेपर बनाने में वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जब तक आप अपने टीचर्स के साथ एक्सरसाइज करें हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस कराने के लिए। तो इतना ही है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अंत में चाहूँगी कि सर इसको कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस सेशन को इतने ध्यान से सुना। और दिसंबर फर्स्ट वीक में ये पूरे नेशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। और जैसा मैडम ने बताया कि छत्तीसगढ़ का स्थान पिछले सालों में बहुत कमज़ोर रहा है, तो इस बार हम लोग आप सबसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि पिछले बार से ही शुरू हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें जुड़े हैं, CBSE स्कूल्स भी जुड़े हैं, सभी स्कूल जुड़े हैं, और 49% सैंपल जो है वो प्राइवेट स्कूल का रहेगा। तो वैसे तो प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, यदि वो और अच्छा इस तरफ ध्यान दे दें। NEP के जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे मेन इसमें है कि स्पून फीडिंग नहीं करना है और थिंकिंग क्वेश्चंस देने हैं बच्चों को। एक छोटा उदाहरण दूंगा, मेरे टाइम में एक किताब चलती थी, प्रेमचंद की कहानी थी, उसमें डाकू बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह वाली, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसको पढ़ते समय मैं अपना पर्सनल उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत दिमाग खटकता था। उसमें एक चीज़ मुझे रटना पड़ा था कि इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। तो उस समय मैं उसको रट के गया था, लेकिन जब मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया तब मुझे समझ में आया कि क्यों गरीबों का विश्वास कनेक्ट कर पाया मैं उसको। तो इस टाइप से बच्चों को हमको अभी दिसंबर तक का टाइम है, थोड़ा स्पून फीडिंग छोड़ के, रटना छोड़ के, थोड़ा सा थिंकिंग वाले चीज़ों का यदि हम अवसर देंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिसंबर तक हम लोग अच्छा प्रयास करें बच्चों के साथ। जैसा मैडम ने कहा, यदि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ दें तो रोज़ हम क्वेश्चंस भी, सैम्पल क्वेश्चंस भी देंगे ताकि बच्चों को उसका प्रैक्टिस हो जाए। पिछले बार हमने देखा कि बच्चे OMR शीट भरने में गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका भी प्रैक्टिस हो जाए तो हम लोग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। एक बात से और मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, कल आप लोगों का RT वाला सेशन था, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही थी, लेकिन टाइम हो गया था तो मैं बोल नहीं पाया था। उसमें एक चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जब 2009 में ये एक्ट बिल पास हुआ और एक्ट बना, उस समय जिन्होंने इसको किया था उनके साथ हम लोग का एक वर्कशॉप था, बेंगलुरु या कहीं पर था, और रात को डिनर के समय जो मैडम थी वो उनका एक स्टेटमेंट था कि शायद ये, वो रिटायर हो रही थी उस समय, कि शायद ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, ये वाला जो 25% वाला कोटा देके। बाद में पता चलेगा, पर मुझे लग रहा है कि शायद बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और कल का जो सेशन था उसमें ज़्यादातर जो बातें हो रही थी प्रोसेस वाली हो रही थी कि क्या, कैसे क्या हो रहा है, बटन दबाने से वो नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है।
लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस करने का, एक ऐसी सोसाइटी क्लासरूम के अंदर बने जिसमें सभी लेवल के बच्चे रहें और जो आगे आपके स्कूलों के बच्चे जो ऑफिसर बनने वाले हैं वो सेंसिटाइज हो कि किस प्रकार से वंचित वर्ग के बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। वो वाली बात कल कहीं पर भी नहीं दिखी। वही डर उनका उस दिन था कि हम कहीं इतना पैसा क्यों नहीं मिला, इतना कम क्यों मिला, लेट क्यों मिला, इसी में उलझ के ना रह जाए। वो इक्वी वाला जो सोसाइटी है वो वाला पे शायद बात हम लोग कल नहीं कर पाए। थैंक यू।